कि जो हमने बाकी अपने पढ़ ली वो समझ आ गया आपको? यस मैम, कल बड़ी मुश्किल से समझ आया, तो 2-3 दफा वीडियो देखी है फिर समझ आया है। सही। ओके। नहीं, मुझसे जो बच्चे क्वेश्चन वगैरह पूछते रह गए, मैंने तो उनको रिप्लाई वगैरह करती रह गई हूँ ना, कि जो जिस जी मसला आ जी। रहा था, क्लियर नहीं हो रहा था, तो आप इजीली पूछ सकते हैं। मैम हो गया क्लियर फार्मूला वगैरह जो है ना उसका। सही। ओके। इजी है ना याद करने में फार्मूलाज वगैरह? जी हाँ जी। हाँ जी। जब इंसान याद करता है ना, फिर उसको जब याद हो जाए फिर उसको आसान लगती है हर चीज। हाँ जी जी। जाहिर बात है, जब न्यू न्यू पढ़ोगे तो ये याद नहीं होता ना, फिर मुश्किल होती है उस टाइम जरा सी। ओके। हमने अपना जी यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने अपना फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, वो था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। जिसके अंदर हमने मीन मीडियन मोड पढ़ा था, मतलब मेजर सेंट्रल टेंडेंसी, जो मतलब हमने सेंटर की वैल्यू को फाइंड आउट करते थे मीन मीडियन मोड के थ्रू। तो आज हमने इंशाल्लाह स्टार्ट करना है अपना सेकंड, जो हमारा टॉपिक है ना मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का, हमने वो स्टार्ट करना है। सबसे पहले जो हमारी चीज में माइंड में चीज आती है कि डिस्पर्शन का मतलब क्या है। ठीक है, मेजर्स का तो मतलब सिंपली है ना कि किस चीज को मेजर करना है, लेकिन किसको मेजर करना है? डिस्पर्शन को। डिस्पर्शन क्या है बेसिकली? डिस्पर्शन का मतलब होता है स्कैटरनेस, मतलब डाटा का फैलाव। इसके अंदर हम चेक करते हैं जो भी डाटा हमें दिया होता है ना, डाटा के अंदर गिवन डाटा होता है हमारा, और वो जो हमारी सेंट्रल वैल्यूज आती हैं, मतलब मीन मीडियन मोड, उन डाटा के साथ हम कंपैरिजन करते हैं, उसका स्कैटरनेस चेक करते हैं कि कितना फैलाव है आखिर डाटा के साथ उसका। तो ये हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को। डिफाइन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आल्सो नोन एज मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। इसको हम मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी भी इसलिए कहते हैं कि वेरिएबल्स को आपने मेजर करना है लैदा, ठीक है, उसके बाद उसको उसके हमें उसकी डिस्टेंस का, उसके रेफरेंस का पता लग जाता है। ठीक है, ये भी एक अच्छा तरीका है कि हम भी किसी भी डाटा के साथ अपना रिलेशनशिप चेक कर सकते हैं। आर स्टैटिस्टिकल टूल्स, ये ऐसे स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं जो कि यूज टू डिस्क्राइब, जो कि डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं द स्प्रेड और डिस्पर्शन ऑफ डाटा फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू मीन मीडियन मोड। वही बात है कि जो सेंट्रल वैल्यू हम लेते हैं मीन मीडियन मोड, और जो हमें गिवन डाटा दिया जाता है उसके दरमियान कितना हमने डिस्टेंस देखना है या कितने उसका स्कैटरनेस है, उसको चेक करने के लिए हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का यूज़ किया जाता करते हैं। जैसे हमें कोई गिवन डाटा दिया गया है, हमें दिया गया है 5 पेशेंट्स का डाटा, ठीक है, हमारे पास वो टोटल डाटा है, ठीक है, उसके अलावा हमने उसमें से अपना मीन मीडियन मोड निकाल लिया। अब जाहिर बात है जो भी हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं उसकी कोई भी एवरेजेस निकालते हैं, जैसे मीन की एवरेज निकालते हैं, मीडियन की, तो वो हमारे डाटा के सेंटर में लाई करी होती हैं। ठीक है, तो सेंट्रल वैल्यू हमारी बिलव वैल्यूज और अबव वैल्यू से कितना रिलेट कर रही हैं, उनके दरमियान कितना स्कैटरनेस आ रहा है, उसको चेक करने के लिए हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का यूज़ करते हैं। Basically, they provide information about the consistency और variability of the data. Basically, हमें क्या प्रोवाइड करते हैं information? एक तो उसकी consistency के बारे में बताते हैं कि डाटा के अंदर कितनी consistency है या नहीं है, और variability को चेक करते हैं कि कितना वेरिएबल जो है उसका डिस्टेंस आ रहा है या नहीं आ रहा, वो एक ही बात है। उसको चेक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और इसमें इन चीज़ों की हम इंफॉर्मेशन देते हैं। एक तो कंसिस्टेंसी की, और दूसरी वेरिएबिलिटी जो डाटा की होती है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। ये था मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जो कि हमने स्टडी किया कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन है क्या। अब इसके कुछ एडवांटेजेस वगैरह देख लेते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं, जो कि हम इसको यूज़ करते हैं, इसको क्यों यूज़ किया जाता है। सबसे पहला जो है वो है हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग डाटा स्प्रेड। कि डाटा जो स्प्रेड हो रहा होता है हमारा, ठीक है, फैला हुआ डाटा जो फैल रहा होता है हमारा, उसको समझने में मदद है कि डाटा किस तरह फैल रहा है, किस तरह उसको हमने समझना है या उसको अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले हमारे पास है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द स्प्रेड और डिस्पर्शन डाटा फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू से जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसके बारे में समझने में हमें मदद देता है कौन? मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, सबसे पहले तो इसका एडवांटेज ये है। सेकंड हमारे पास है आइडेंटिफाइज वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आइडेंटिफाई द वेरिएबिलिटी द डाटा विच इज इसेंशियल फॉर मेकिंग प्रिडिक्शंस एंड एस्टिमेटिंग अनसर्टेनिटी। ठीक है, जब ये हमें वेरिएबिलिटी को आइडेंटिफाई हम कर लेते हैं, फिर हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम उसकी आप प्रोडिक्शन हम इजीली निकाल सकते हैं और अपनी डाटा को एस्टिमेट आसानी से कर सकते हैं। जब हमें डाटा के फैलाव के बारे में पता लग जाएगा, मतलब डाटा के डिफरेंस के बारे में पता लग जाएगा, उसकी वेरिएबिलिटी का पता लग जाएगा, फिर हम आराम से इजीली उसकी प्रोडिक्शन भी कर सकते हैं उस डाटा की, और उस डाटा को एस्टिमेट भी इजीली कर सकते हैं।
थर्ड हमारे पास है फैसिलिटेस कंपैरिजन। बेसिकली ये कंपैरिजन के लिए भी बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है कि जैसे हम डिफरेंस फाइंड आउट करें, ठीक है, अपनी सेंट्रल वैल्यू का और अपनी गिवन वैल्यू का, ठीक है, हम डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बेसिकली हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, डिफरेंस का एक नाम अगर हम और देखें तो उसमें हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ठीक है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन फैसिलिटेट कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट डाटा सेट्स और ग्रुप्स, चाहे जो भी डाटा सेट हो और ग्रुप्स हो, हम उसका डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्थ वन इज हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। हम अपने डाटा को लेकर जो भी डिसीजन बना रहे होते हैं, चाहे हम अपने डाटा को कह रहे होते हैं कि ये हमारे लिए गुड डाटा है या बैड डाटा है या इसके अंदर एरर है, कोई भी डाटा हो, जब भी हम उसका कोई डिसीजन बना रहे होते हैं तो उसके अंदर भी ये काफ़ी हेल्प आउट करता है हमें। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग इन वेरियस फील्ड। बहुत सारी फील्ड्स के अंदर जबकि हम अपनी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके दरमियान हम ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने डिस्पर्शन को, जैसे कि मेडिसिन के अंदर, बिजनेस एंड पब्लिक पॉलिसी के अंदर। एंड लास्ट वन, फिफ्थ वन इज इनहेंसिस डाटा इंटरप्रिटेशन। अब हमने डाटा को क्या कर लिया, एनालाइज कर लिया, उसका डिसीजन बना लिया। अब जब हम उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं, अपनी सेंट्रल वैल्यू की इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी हम डिस्पर्शन का यूज़ कर रहे होते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन इनहेंस डाटा इंटरप्रिटेशन बाय प्रोवाइडिंग अ मोर कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाटा। जब हम डाटा को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, जब तक उसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे इंटरप्रिटेशन का, तो मतलब आप सबको क्लियर है ना कि इंटरप्रिटेशन क्या होता है। डाटा को हम अच्छी तरह से एनालाइज कर लेते हैं, उस पर काम कर लेते हैं, फिर हम कोई इंटरप्रिटेट करते हैं ना कि ये चीज़ डाटा जो है बेनिफिशियल है या नहीं है, तो उसको इन्हेंस करने के लिए भी हम डिस्पर्शन का यूज़ करते हैं। ये सारे एडवांटेजेस थे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के। इन एडवांटेजेस को देकर हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का यूज़ कर रहे होते हैं। और जब हम किसी चीज़ के एडवांटेज देखते हैं तो उसकी जाहिर बात है डिसएडवांटेज भी होते हैं। कोई चीज़ ऐसी तो नहीं ना दुनिया में कि जिसका कोई फायदा है या उसका जाहिर बात है कोई नुकसान भी होता है। जिससे कि डिसएडवांटेज हम देख लेते हैं इसके। सबसे पहले है ये सेंसिटिव टू आउटलायर्स। सम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन सच एज द रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर सेंसिटिव टू आउटलायर्स। बेसिकली डिस्पर्शन फाइंड आउट करने के लिए जो हम मेन यूज़ कर रहे होते हैं वो हम अपनी रेंज का यूज़ कर रहे होते हैं, रेंज लेते हैं उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन में कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि उसमें आउटलायर्स मतलब एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमें सेंसिटिव टू आउटलायर का मतलब यही हुआ कि आउटलायर्स को भी हमने देखना पड़ता है कि कोई एरर ना आ जाए। उसको सोच समझ के हम इसको अप्लाई करते हैं अपनी रेंज को, स्टैंडर्ड डेविएशन को। इतनी कोई भी डाटा दिया जाए तो उसकी हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर लें, ऐसा नहीं होता है। थर्ड हमारे पास है डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट। कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम डाटा के इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं, उसके अंदर हमें काफ़ी मुश्किल आ जाती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब हम इसमें क्या कर रहे होते हैं, अपनी सेंटर वैल्यू को गिवन डाटा से डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है ना कि मिस इंटरप्रिट हो जाता है डाटा, कि डाटा अगर लार्ज हो तो उसे हम इंटरप्रिट करने में मुश्किल हो जाती है, कोई वैल्यू मिस हो जाती है फॉर एग्जाम्पल। तो फिर ये भी डिसएडवांटेज इसका बहुत ज़्यादा है। नॉट सूटेबल फॉर ऑल डाटा टाइप्स। ये तमाम जो भी डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं उनके लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक के लिए सूटेबल नहीं है। थर्ड फोर हमारे पास है कैन बी अफेक्टेड बाय सैम्पल साइज। इसमें सैम्पल साइज जो है ना वो भी काफ़ी अफेक्ट करता है। वही बात तो आ गई ना जो मैंने पहले की है। कि डाटा अगर लार्ज होगा, ठीक है, तो अगर सैंपल साइज, सारी बात है वो उसका भी इंक्रीज हो जाएगा सैंपल साइज भी। तो जब सैंपल साइज इंक्रीज हो जाएगा, डाटा इंक्रीज हो जाएगा, फिर हम हर एक वैल्यू से उसको जब डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो काफ़ी फिर मिस्टेक्स वगैरह हो जाती हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि सैंपल साइज भी इससे काफ़ी अफेक्ट हो जाता है। Fifth one is required statistical expertise. Calculating and interpreting measures of dispersion requires statistical expertise, which can be limitation of non-technical users. मतलब क्या है कि required statistical expertise, हमें उसकी expertise मतलब उसको भी माइंड में रख के यूज़ करना होता है कि क्या expertise है इसकी, इस डाटा की, हम कौन सा डाटा यूज़ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिलायबल चीज़ें करती है ना हमारे डाटा के अंदर। तो वो हम डाटा करेक्ट होना चाहिए, मिस इंटरप्रेट नहीं होना चाहिए, वो पहले से कोई लिया ना गया उस डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन, इस चीज़ को फॉलो में ला के देना चाहिए। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम डाटा बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, तो उससे काफ़ी मिससेंस हो जाता है। उसके अलावा जल्दी चलते हैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि पहले मीटिंग का टाइम काफ़ी वेस्ट हो गया, मैं वेट करती रह गई हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स का। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं ना इसकी टाइप्स को, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की, ठीक है। इसकी बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक होती है एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, दूसरा हमारे पास है रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ये दो टाइप के टाइप्स हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर फर्दर जो है एब्सोल्यूट मेजर्स के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे जो कि हम बहुत मोस्टली यूज़ करते हैं अपनी बायोस्टैटिक्स के अंदर। सबसे पहले देखते हैं कि एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है क्या।
Absolute measures of dispersion are statistical measures that describe the amount of variation. क्या डिस्क्राइब करते हैं? हमारी जो अमाउंट ऑफ वेरिएशन, डाटा की वेरिएशन कितनी है, उसकी अमाउंट कितनी है, उसको चेक करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। और डिस्पर्शन बेसिकली वही बात है कि जब टाइप ही डिस्पर्शन की है तो उसमें डिस्पर्शन की बात की जाएगी कि डाटा का फैलाव कितना है इन अ डाटा सेट के अंदर, यूजिंग एब्सोल्यूट वैल्यूज, जो कि एब्सोल्यूट वैल्यूज हमें प्रोवाइड करती हैं, सच एज काउंट्स और अमाउंट्स। वो काउंट्स या अमाउंट्स के अंदर भी हो सकती हैं। दीज मेजर्स प्रोवाइड अ क्वांटिटेटिव एस्टिमेट ऑफ द स्प्रेड ऑफ द डाटा। जो ये मेजर्स हम जब क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें कोई क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हमें प्रोवाइड करते हैं कि जो डाटा का जितना भी स्प्रेड है हमारा, उसको कलेक्ट करने में मदद देते हैं। ठीक है, अब मजीद इसकी कुछ टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमने आगे फर्दर डिस्क्राइब करनी है। सबसे पहले हमारे पास आती है रेंज। रेंज फाइंड आउट करने का मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है, और क्वार्टाइल डेविएशन है सेकंड, थर्ड हमारे पास है मीन डेविएशन, एंड फोर्थ इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये सारी जो हैं टाइप्स हैं एब्सोल्यूट मेजर डिस्पर्शन की, जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर। रेंज का जो मैंने आपको बेसिकली बताया था वही सेम है। द रेंज इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये एक बिल्कुल सिंपल वे है डिस्पर्शन फाइंड आउट करने का। ठीक है, कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस, जो कि हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं अपनी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू का डाटा सेट के अंदर। ठीक है, इसका फार्मूला भी मैंने आपको पहले अगेन डिस्क्राइब कर देती हूँ कि हमने रेंज का फार्मूला यही पढ़ा था कि मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ इसके यूजेस मैंने यहाँ मेंशन किए हैं तो ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। सबसे पहले ये इजी टू कैलकुलेट है, क्विक ओवरव्यू है, आइडेंटिफाइंग आउटलायर्स है। हमने जो इसके एडवांटेजेस पढ़े थे ना, जिसमें हमने आउटलायर्स को अच्छी तरह से पहले समझ लेना चाहिए था, तो ये जो है बेसिकली आउटलायर्स के लिए भी यूज़ किया जाता है कि ये जो रेंज है ये आउटलायर्स को इजीली आइडेंटिफाई कर देता है। मतलब हमारे पास कोई भी डाटा सेट है, चाहे वो लार्ज है चाहे वो स्मॉल है, अगर हम उसकी पहले रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं ना, तो रेंज फाइंड आउट करने से हमें ये पता लगता है कि डाटा की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, डाटा की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है। उसका हम जब डिफरेंस फाइंड आउट करें तो हमें काफ़ी वहीं से ही अंदाज़ा हो जाता है कि आखिर डाटा की सेपरेशन क्या है। ठीक है, डाटा कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, क्योंकि जब जाहिर बात है हमने फर्स्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू चूज़ कर ली है तो हमें पता लगे डाटा स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। अगर हम उसकी सॉरी मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं तो हमें पता लगता है डाटा यहाँ तक एंड हो रहा है। ठीक है, तो जब हम यहाँ से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि डाटा किस हद तक स्प्रेड हुआ है। उसके अलावा कुछ इसकी एग्जाम्पल ही नहीं है। मैंने ना अपनी बायोस्टैटिक्स के अंदर से ही मैंने कोई इसकी एग्जांपल दे रेंज की। जैसे कि मैंने ब्लड प्रेशर के लिए आर रिसर्चर मेजर्स द ब्लड प्रेशर ऑफ 10 पेशेंट्स। ठीक है, 10 पेशेंट्स का डाटा लिया गया है। ठीक है, जिसमें उसने बताया, मुझे यहाँ पे बताया हुआ है कि विद वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम, रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ ख़त्म हो रही है। ठीक है, अब इसके हमने रेंज फाइंड आउट करनी है। मैक्सिमम वैल्यू मेरी थी 140/90 एंड स्मॉलेस्ट इज 90/60। मैंने इनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, जिससे मुझे पता लगा कि मेरा डिफरेंस आ गया 50/30। मेरा मतलब जो, सॉरी मैं डिफरेंस का वर्ड यूज़ करी, मतलब रेंज आ चुकी है हमारी यहाँ पर, इंडिकेटिंग अ सिग्निफिकेंट स्प्रेड इन ब्लड प्रेशर वैल्यूज़, कि ब्लड प्रेशर वैल्यूज़ कहाँ कहाँ तक स्प्रेड हो रही हैं। ये एक सिग्निफिकेंट जो है हमें इंडिकेट करता है, बताता है कि इतना सब डाटा स्प्रेड आपका हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल ये भी है, बॉडी मास इंडेक्स की BMI। अ स्टडी मेजर्स द BMI ऑफ 20 इंडिविजुअल्स। कोई भी 20 इंडिविजुअल्स लिए गए हैं विद वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 18, जिसकी रेंज कितनी रही हुई है, 18 तक दी हुई है, आपको बताई हुई है 18, 5 to 36। द रेंज इज 16.5, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, 18.5 को -20 से माइनस कर लिया है। ठीक है, तो हमें रेंज बता दी गई कि कितनी आपकी रेंज आ गई है, इंडिकेटिंग अ वाइड रेंज ऑफ BMI वैल्यूज। फिर थर्ड एग्जाम्पल भी यहाँ पे ली हुई है, लैब टेस्ट। मैंने बहुत सा एग्जाम्पल दिया था कि अब इसको जितना से आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे भी हमने काफ़ी रेंज के बारे में तो हमने डिस्क्राइब किया था ना। तो बेसिकली ये डिस्कशन के अंदर यूज़ इसलिए होता है कि बेसिकली ये भी डिफरेंस है ना, एक हम डाटा की सेपरेशन को चेक कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पे भी इसका यूज़ किया गया है रेंज का। सेकंड हमारे पास आ जाता है डेफिनेशन ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अब सेकंड हमने टाइप देखी थी इसकी, जो थी क्वार्टाइल डेविएशन, इसको हम QD से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये भी जो है ना डिस्पर्शन को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। डैट कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड क्वार्टाइल एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ अ डाटा सेट, जो कि डाटा सेट के फर्स्ट क्वार्टाइल को और थर्ड क्वार्टाइल को आप में डिफरेंस करता है और हमें डिस्पर्शन के बारे में बताता है। एंड देन द रिजल्ट, जब उसका Q3 और Q1 का हमारा रिजल्ट आया था, थर्ड क्वार्टाइल को हम Q3 कहते हैं और फर्स्ट क्वार्टाइल को हम Q1 ही कहते हैं। और जो Q2 की जो बीच में आता है ना, Q2 बेसिकली हम मीडियन को कहते हैं।
हमने मैयर और सेंटर एनालिसिस में मीडियन पढ़ा था ना, मीडियन को ही Q2 कहा जाता है। Q1 और Q3 मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल एंड Q3 इज थर्ड क्वार्टाइल। उसका आपस में Q3 का और Q1 का हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर हमारे पास जो उसका आंसर आता है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, अपने रिजल्ट को जो डिवाइड कर लेते हैं 2 के साथ। यहाँ जैसे मैंने फार्मूला यहाँ मेंशन किया है, फार्मूला फॉर क्वार्टाइल डेविएशन का, QD इज इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। अब जाहिर बात है Q3 हम निकाल रहे हैं तो उसका भी एक फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला मैंने यहाँ मेंशन किए हैं आपको कि फर्स्ट क्वार्टाइल किस तरह फाइंड आउट करते हैं, थर्ड क्वार्टाइल किस तरह फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। Q2 जो है वो हमारा मीडियन है, वो तो आपको फाइंड करने का तो पता है ना, फार्मूला वगैरह मीडियन का कि किस तरह हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं। तो Q1 किस तरह फाइंड आउट करते हैं, इज इक्वल्स टू n+1। अपने टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन को हम 1 के साथ ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं 4 के साथ, ठीक है। ये उसका फार्मूला है फर्स्ट क्वार्टाइल का Q1 का। और फार्मूला ऑफ थर्ड क्वार्टाइल Q3 इज इक्वल्स टू, फिर शुरू में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वार्टाइल हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया 3। वही फार्मूला रिपीट हो जाएगा अगेन कि हम अपने टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन को 1 में ऐड कर लेते हैं, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 के साथ, फिर जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम डिवाइड कर लेते हैं 4 के साथ, ठीक है। डाटा की हमारी थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल जब आ जाएगी, उसके बाद हम उसका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। जो हमारा डिफरेंस आएगा उसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो वो हमारी डिस्पर्शन को शो करवा देगा कि हमारे डाटा की डिस्पर्शन है क्या। जहाँ भी लफ्ज आ जाएगा डिस्पर्शन का, तो उसका मतलब यही होगा कि स्कैटरनेस, कि डाटा किस हद तक फैला हुआ है, हमने उसको चेक करने के लिए डिस्पर्शन का यूज़ कर रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जैसे एक मुझे यहाँ पर अनग्रुप डाटा दिया गया है, ठीक है, जो मुझे ऑब्जर्वेशन दी हुई है 7 पर्सन्स की, जो कि दी हुई हैं 55, 50, 62, 58, 65, 48 एंड 52, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या करना है, फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन। मैंने क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो क्वार्टाइल डेविएशन का मुझे फार्मूला पता है जो कि है ये, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन का Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। अब जाहिर बात है मैंने इसको Q3 को Q1 से माइनस करना है, तो पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, अपना थर्ड क्वार्टाइल मीन्स Q3 फाइंड आउट करना पड़ेगा। Q3 का फॉर्मूला मैंने पीछे मेंशन किया था आपको कि 3n+1/4 होता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 ऐसे आ जाएगा। n+1 का मतलब ये है कि मेरे पास यहाँ पे कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑब्जर्वेशन हैं। तो 7 मैंने किया, यहाँ पर +1 कर दूंगी तो क्या हो जाएगा 8। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है उसके बाद मैंने डिवाइड कर देना है इसको 4 के साथ, ठीक है। 4 से मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया इसका 62। उसके बाद जो मुझे यहाँ 62 आया ना, तो मुझे ये 6 बता रहा है कि डाटा की जो सिक्स्थ वैल्यू है मतलब 48, ये मेरे पास क्या है, Q3 है। उसके अलावा मैंने Q1 जब मैंने फाइंड आउट किया फार्मूला में मैंने मेंशन किया, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन 7 थी, मैंने 1 ऐड कर दिया डिवाइड बाई 4, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 50। ठीक है। उसके बाद जब मैंने Q1 और Q3 मैंने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है, उसके बाद मैंने इसको अपने क्वार्टाइल डिवीजन के फार्मूले में पुट कर दूंगी, Q3 माइनस Q1, वैल्यूज मेरे पास यहाँ पर आ चुकी हैं। मैंने फाइनली पुट कर दिया, डिवाइड कर देना है 2 के साथ, क्योंकि हम दो क्वार्टाइल्स ले रहे हैं ना, Q3 माइनस Q1, इसलिए डिवाइड फार्मूला क्या आया है 2। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे मेरे पास हैंस प्रूव्ड है, मेरे पास क्वार्टाइल डेविएशन आ चुका है कि ये मेरे पास वेट कितना है इन सबका, ये आ गया मेरे पास एग्जाम्पल के थ्रू। क्लियर हुआ है यहाँ तक सबको, क्वार्टाइल डेविएशन तक? मैम दोबारा समझाते हैं, सही समझ नहीं आई। ओके। बेसिकली मुझे यहाँ पे 7% का डाटा प्रोवाइड किया गया था जिनका वेट का, ठीक है, और मुझे कहा गया था कि आपने क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करना है। आपको फार्मूला समझ आए जो मैंने पीछे डिस्कस किए हैं? हाँ जी। ओके। जी जी। ओके। सिंपली क्या करना है, फार्मूला मुझे पता था क्वार्टाइल डिवीजन का, ये फार्मूला था, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ देखा Q3 माइनस Q1। हाँ, मैंने कहा Q3 भी तो मेरे पास नहीं है ना, थर्ड क्वार्टाइल को यहाँ मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। जैसे अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें Q3 और Q1 भी आपको दिया जाता है कि ये Q3 आपका ये आया, Q1 ये आया, आपने फाइनली इसे पुट करना होता है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास Q3 भी नहीं है, Q1 भी नहीं है, तो मुझे पहले वो फाइंड आउट करना है। तो Q3 का मैंने पहले Q1 फाइंड आउट कर लिया यहाँ पर जैसे किया हुआ है, इज इक्वल्स टू, ठीक है, फार्मूला मुझे पता था n+1/4 था। इसमें n तो ये अगर यहाँ पर होता है ना स्मॉल n, तो इसका मतलब ये था कि हमने डाटा की वैल्यूज को हमने ऐड करना था, ठीक है। मतलब 55 + 50
62, 58, लेकिन यहाँ पे है कैपिटल एन, जिसमें हमने सिर्फ डाटा की उसको ऑब्जर्वेशन को काउंट करना होता है। जैसे 1 2 3 7 मेरे पास पर्सन का डाटा था, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख लिया है 7, और +1 फार्मूला का था तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया /4। सिंपली इसको मैंने ऐड कर लिया 8/4, ठीक है। 8/4 मैंने किया तो 4 2 8 आया है। मतलब सेकंड वैल्यू डाटा की मैंने लेनी है जो कि है 50। ठीक है, मैंने डिवाइड कर दी ना 7 + 8, 8 आ गया और नीचे क्या आ गया 4, 4 2 8 होता है। सेकंड वैल्यू मैंने ले ली है जो कि मेरे पास थी 50। तो 50 मुझे ये बता रहा है कि 50 मेरा है Q1, मतलब मीन्स फर्स्ट क्वार्टाइल मेरा क्या है 50 है। उसके अलावा मैंने Q3 फाइंड आउट करना था, जिसका फार्मूला मुझे पता है, सेम फार्मूला Q1 की तरह है। बेसिकली बस 3 आ जाएगा क्योंकि हम थर्ड क्वार्टाइल फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको 3 यहाँ मेंशन कर दिया, फार्मूला पुट कर दिया, वैल्यूज भी पुट कर दी हैं। n+1 की वैल्यू मुझे पता थी 7 + 8 है, तो मैंने ये मेंशन कर दिया सिंपली, ठीक है। इसको डिवाइड करने के बाद मुझे पता लग गया कि सिक्स्थ वैल्यू, इसका जवाब 6 आ गया। मल्टीप्लाई करने के बाद, डिवाइड करने के बाद 8 × 24, ठीक है, 4 6 × 24, डिवाइड मैंने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ मेरे पास आ गया सिक्स्थ वैल्यू। सिक्स वैल्यू से मुराद ये है कि डाटा के अंदर जो सिक्स वैल्यू, ये 1 2 3 4 5 6, सिक्स वैल्यू मेरी क्या आ रही है 48, ठीक है। यहाँ मेरे 62 क्यों मेंशन किया गया है, एक मिनट है। ये मैम आपने अरेंज जो किया है ना, आपने वहां से लिया हाँ है। सॉरी सॉरी, हाँ 62 यहाँ से लिया है, मैं ऊपर देख रही हूँ, यहाँ 62 आ गया, ठीक है। तो ये मुझे बता रहा है फोर्टी कि एट मेरे, में था। हाँ जी, अब ये डाटा जो है ना मेरा ओड नंबर्स में है, ठीक है। तो 1 7 में था ना, 7 में, तो 7 ओड नंबर है। तो मेरे पास यहाँ पे 62 आ गया, ठीक है। अब मेरे पास Q1 भी आ चुका है, Q3 भी आ चुका है। सिंपली मैंने इसको फार्मूला में पुट कर दिया है, जो वैल्यूज आई हैं उनको मैंने माइनस कर लिया, उसके बाद मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2 के साथ, ठीक है। फिर जो माइनस करने के ठीक बाद है। ये हमारे पास सिक्स ठीक है। ऑब्जर्वेशन आ गई है, ये वाली, ठीक सही है। है। मैम ठीक है मैम। क्लियर हो गया। 62 से पहले है ये, कौन से आई है? क्या पूछा आपने। मैम जी ये जो सिक्स सिक्स वैल्यू लिखा हुआ है 62 से पहले, ये सिक्स वैल्यू कैसे आई है? मतलब मैंने इसको डिवाइड किया ना, 8 3 = 24 होता है ना, 24 डिवाइड डिवाइडेड बाय करके। 4, तो सिक्स जवाब आएगा ना मेरा। तो इसका मतलब है मैंने डाटा की सिक्स्थ वैल्यू लेनी है, इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर सिक्स्थ वैल्यू। 24, अच्छा ठीक है मैम। वो यानी 8 × 24 और 24 को जो है 4 के साथ आपने डिवाइड तकसीम कर किया दिया, तो हाँ 6 जी। है। ठीक है। ठीक है मैम। क्लियर। चलें, नेक्स्ट चलते हैं जी जी अपने। मैम अब। डेफिनेशन, अब मीन डेविएशन की तरफ चल जाते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन इजी था ना, और सबसे पहले हमने रेंज किया, रेंज का तो आपको ऑलरेडी पता था कि हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। बेसिकली मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का। क्वार्टाइल का भी पता लग गया आपको, क्वार्टाइल डिवीजन किस तरह फाइंड आउट करना है, अपने फर्स्ट क्वार्टाइल को और थर्ड क्वार्टाइल को माइनस करना है, और उसको डिवाइड कर देना है 2 के साथ। अब आते हैं डेफिनेशन मीन डेविएशन की तरफ आते हैं। बेसिकली मीन डेविएशन को हम एमडी के साथ रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये एक ऐसा मेजर डिस्पर्शन है दैट कैलकुलेट द एवरेज, जो कि मीन के नाम से हमें पता ही है कि मीन बेसिकली क्या होता है, एवरेज फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। एवरेज ऑफ द एब्सोल्यूट डिफरेंसेस बिटवीन सच एज डाटा पॉइंट्स एंड द मीन। जो हमें डाटा पॉइंट का मतलब है, जो डाटा में हमें वैल्यूज दी जाती हैं, उसका हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं अपना मीन के साथ। सही। क्लियर हो गए यहाँ तक। जी मैम। डाटा वैल्यू का मतलब ये, कोई भी हमें डाटा दिया जाएगा ना और हमें मीन की वैल्यू भी दी जाती है कि आपका मीन ये आएगा। अगर मीन नहीं भी दिया होगा तो मीन फाइंड आउट करना हमें आता ही है कि किस तरह मीन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। वो मीन हम फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद बारी बारी अपने डाटा पॉइंट की एक एक वैल्यू को लेकर अपने मीन के साथ हम माइनस करते हुए जाएंगे, ठीक है। जैसे इसका यहाँ मैंने फॉर्मूला मेंशन किया है, MD = सिग्मा x - म्यू। मतलब x का मतलब ये है डाटा की हर एक वैल्यू को लेके आपने अपने म्यू मतलब मीन के साथ आपने सब्ट्रैक्ट करते हुए जाना है। जब आपकी सारी वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, फिर आपने उनका समीशन निकाल लेना है। समीशन निकालने के बाद उसको आपने डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ, ठीक है। जितनी भी डाटा की वैल्यूज होंगी, मतलब मैंने काउंट कर ली मेरी एक्स वैल्यूज कितनी है। अगर मेरी एक्स वैल्यूज 8 है तो मैंने 8 के साथ उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। एक्स आई का मतलब बेसिकली यही है कि इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स, हर एक डाटा पॉइंट को ले लेना है। जैसे मेरे पास एस की वैल्यू मेरे पास 55 52 56 कोई भी ले लूँ मैं, तो मैं पहले 52 को माइनस करूंगी अपने मीन के साथ, फिर 55 को एंड देन 56 को, मतलब हर वैल्यू को मैंने करना है मीन के साथ माइनस, ठीक है।
उसके बाद म्यू का तो आपको पता है कि मीन ऑफ द डाटा सेट के अंदर कौन सा मीन आ रहा है, वो हमारा क्या होता है, म्यू। एन का मतलब है नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स, के हमें कितने डाटा पॉइंट्स दिए गए हैं डाटा के अंदर। सिग्मा का मतलब आपको पता है कि समीशन सिंबल है ये, बिल्कुल बेसिकली। अब एक इसकी एग्जांपल कर लेते हैं ना, उससे मजीद क्लियर हो जाएगा ये जो सारे मैं बोल रही हूँ कि किस तरह हम एक्स माइनस म्यू कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ये सारा कुछ पता लग जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बेसिकली ये इसका फार्मूला है बेसिकली, ठीक है, ये आपने देखना है। और इसकी एक दफ़ा डिफाइन को दोबारा मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ कि हमने इसके अंदर बेसिकली मीन डेविएशन का मीन से ही नाम जाहिर हो रहा है कि हमने इसकी एवरेज फाइंड आउट करनी है। एवरेज किसकी फाइंड आउट करनी है? एब्सोल्यूट डिफरेंसेस निकालने के लिए, किसका? डाटा पॉइंट का और अपना मीन का, जो हमारे डाटा सेट पॉइंट दिए जाएंगे उसको, और हमारी जो मीन आया होगा उसके साथ सब्ट्रैक्ट करते हुए जाना है। उसकी एवरेज निकालने के लिए हम मीन डेविएशन का यूज करते हैं। ठीक है, कुछ इसके यहाँ पे यूजेस भी मेंशन किए गए हैं कि इजी टू कैलकुलेट, रोबस्ट टू आउटलायर्स, आउटलायर्स मतलब एरर को रिमूव करता है यहाँ पर, यूजफुल फॉर स्क्यूड डाटा के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाते हैं मीन डेविएशन फाइंड आउट करना। अब यहाँ पे एग्जांपल ली गई है, ठीक है, इसमें ब्लड प्रेशर की एग्जांपल है। आज स्टडी मैयर 10, ठीक है, ब्लड प्रेशर लिया गया है 10 पेशेंट्स का, जो कि स्टार्ट हो रहा है मेरा यहाँ से 120 125, ये सारी ऑब्जर्वेशंस ली गई हैं। और मुझे क्वेश्चन में मीन प्रोवाइड किया गया है, अगर ना भी प्रोवाइड किया जाता तो मुझे फाइंड आउट करना आता है। मैं इन तमाम जो डाटा मेरे पॉइंट्स दिए गए हैं इन सबको ऐड कर लेती और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड कर लेती तो मेरे पास मेरा मीन आ जाता। ठीक है, अगर हमें दिया गया है तो और भी वेल एंड गुड है, काम आसान हो चुका है हमारा। ठीक है, यहाँ मुझे मीन भी दिया गया है, डाटा पॉइंट्स भी दिए गए हैं, डाटा पॉइंट्स मीन मुझे एक्स सारे दिए गए हैं, मुझे मीन म्यू भी दिया गया है। ठीक है, अब मैंने बारी बारी क्या करना है, एक्स मैंने वैल्यू ली, फर्स्ट मैंने ले ली 120, फर्स्ट वैल्यू मेरी यही है ना डाटा की, 120 ले ली, उसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया अपना मीन के साथ, मीन मुझे ये दिया गया था। ठीक है, बीच में साइन हमारे पास आता जाएगा प्लस का, क्योंकि बाद में हमने सबको ऐड ही करना है ना, समीशन का मतलब यही है कि बाद में आपने सबको ऐड करते हुए जाना है, इसलिए हम बीच में साइन किसका लगा रहे हैं, प्लस का। मैंने 120 कर लिया, अब मेरे पास सेकंड वैल्यू मेरी है 125। मैंने अपने ले लिया 125 को, मैंने माइनस कर लिया अपने मीन के साथ, माइनस कर लिया। उसके बाद फिर मैंने थर्ड वैल्यू को इसी तरह तमाम वैल्यूज को मैंने डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया अपने मीन के साथ, ये सारा मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, बारी बारी फिर क्या करना है, मैंने यहाँ पे इतना मेरे ख्याल से क्लियर मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। हाँ, नहीं किया हुआ, ऐसे ही बता देती हूँ, ईजी ये था इसलिए मैंने नहीं किया शायद। कि मैम आपने मैम ये 0.5 कहाँ से आया? देखें, ये जैसे आपने लिखा है 130 माइनस 142.5, ये ये पॉइंट मुझे फाइव यहाँ कहाँ से? पर मीन की वैल्यू दी गई थी ना 142.5। ठीक ठीक है हाँ मैम। जी, ये मीन की वैल्यू मुझे ऑलरेडी प्रोवाइड की गई थी कि ये आपकी मीन की वैल्यू, इसके साथ आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया 142.5। यहाँ तक क्लियर हो गया? एक्स मैंने हर वैल्यू को लेके मैंने उसके मीन के साथ माइनस कर दिया है। जब माइनस, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, अब हमने इस तरह इसको शो करवा दिया कि मेरी एक्स वैल्यू ये है, मीन के साथ मैंने किस तरह डिफरेंस किया है। अब बेसिकली आपने सबको माइनस करते हुए जाना है, माइनस करते हुए आपके पास सिंगल नंबर आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, जब आपके पास सिंगल वैल्यूज आ जाएंगी फिर आपने इन सबको ऐड कर देना है। जो ऐड करने के बाद मैंने बेसिकली यहाँ पे आंसर मेंशन किया अपना, जो मेरा आ रहा था 35। उसके बाद मेरी फार्मूला में मैंने पढ़ा था, हमारा फार्मूला यही था ना कि हमने, सॉरी, हमारा फार्मूला यही था ना कि हमने एक्स माइनस म्यू जब फाइंड आउट कर लेना सबका, उसको ऐड भी कर लेना है, उसके बाद हमने डिवाइड किससे करना है, अपनी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ। इसीलिए फिर वैसे ही मैंने एक्स माइनस म्यू कर दिया, सारी वैल्यूज का सब डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद मेरे पास आ गया 35। डिफरेंस फाइंड आउट करने के बाद फिर मैंने उन तमाम वैल्यूज को ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आंसर मेंशन किया हुआ, जो कि मेरे पास आया 35 डिवाइडेड बाय एन, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि मुझे दिया गया था 10 पेशेंट्स का डाटा। तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया 10 के साथ। सिंपली इसको डिवाइड करने के बाद यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया है, टोटल डाटा का मीन डेविएशन आ गया है। ठीक है, मतलब क्या है, सिंपल, पहले अगर हम मीन फाइंड आउट करते थे ना सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर तो हमारे पास सिंपल मीन होता था। लेकिन ये मीन डेविएशन से मुराद क्या है कि डाटा, तमाम डाटा के साथ मीन वैल्यू का आखिर में कितना स्कैटरनेस है, ये चेक करने के लिए हम मीन डेविएशन का यूज करते हैं। देखा है ना, इसमें हम हर वैल्यू के साथ अपना मीन को माइनस कर रहे हैं, इसी वजह से, ताकि हमें डाटा का स्कैटरनेस का पता चल जाए कि आखिर डाटा कितना जो है वो एक दूसरे से स्प्रेड हुआ है, या कितना हमसे दूर है या फैला हुआ है। इसको चेक करने के लिए हमने इसलिए मीन डेविएशन का काम किया है। बेसिकली काम तो सेम है ना, फार्मूला है कि मिशन एक्स माइनस एन कर देना है मीन का, लेकिन इसमें हम डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं।
डिफरेंस हम तभी फाइंड आउट करते हैं जब हमें किसी चीज का फैलाव देखना होता है, कितना वो चीज जो स्प्रेड हुई मैम हुई है। प्लीज, ये 120 माइनस 142.5, मैम ये 120 में से 142 तो माइनस नहीं हो सकता, ये तो माइनस में क्वेश्चन आएगा ना हमारा फिर। नहीं, आप देखिए इसमें, 120। जी जी, हम्म। आप इसमें इजीली चेंज भी कर सकते हैं, आप इसके साथ इसको कर दें, लेकिन आपके माइनस में नहीं आना चाहिए जवाब। ठीक है, आप इजीली इसको स्टैट्स में कर सकती हैं, ये मैथ नहीं है कि इसमें आपने वही चीज करनी है, लेकिन नहीं, अगर आप छोटी बड़ा करना चाह रही हैं तो आप पहले बड़ी वैल्यू लिख लें, उसके बाद छोटी वैल्यू से माइनस कर दें, कोई मसला नहीं है। क्लियर? मैम ये जो जो आपने क्वेश्चन दिया मैंने नीचे, इनकी जो जितनी भी अमाउंट्स लिखी हुई, इनकी समझ नहीं आई कि आपने कैसे डिवाइड किया और कैसे माइनस किया। सिंपली आपने माइनस करना तो आपको आता है ना, आपने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस कर लेना है, ठीक है, उसके बाद सेकंड को कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे कर ही देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने 142 को -120 से किया, ठीक है, जो आंसर आपका आया वो आपने इसी तरह ब्रैकेट्स फॉर्म में लिखते जाना है, इसको माइनस करने के बाद, इसको भी माइनस करने के बाद। सब फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ कि मेरा डाटा सिर्फ यही दो है, ठीक है, इजीली मैं आपको जी समझा रही हूँ। मैं समझती हूँ कि मेरे पास सिर्फ ये दो मुझे डाटा पॉइंट्स दिए गए हैं जो मैंने डिफरेंस फाइंड आउट किया अपने मीन के साथ। मैंने इसका डिफरेंस किया, मेरे पास वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। मैंने इसको डिफरेंस फाइंड आउट किया, मेरे पास इसकी भी वैल्यू आ चुकी है। इसी तरह मैं ब्रैकेट फॉर्म में लिखती भी जाऊंगी। जब मेरे पास इन दोनों को मैंने माइनस करके मेरे पास इसकी भी सिंगल वैल्यू आ गई है, इसकी भी सिंगल वैल्यू आ गई है, उसको जस्ट मैंने ऐड कर देना है, क्योंकि मेरे बीच में साइन मेरे पास किसका है, प्लस का। प्लस का साइन मैंने बीच में इसलिए डाला है क्योंकि मैंने को पहले ही बताया है कि मेरे पास फार्मूला में यहाँ पे पहले ही मेंशन था कि समीशन एक्स आई माइनस म्यू, कि डाटा का जो डिफरेंस आएगा उसके बाद आपने उसका क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ऐड करने की वजह से मैंने यहाँ बीच में किसका साइन लिया हुआ है, प्लस का लिया हुआ है। अब मेरे पास दो सिंगल वैल्यूज आ गई हैं, इनको माइनस करने के बाद उनको सिंपली मैंने ऐड कर लिया है। क्लियर? इसी तरह आपने हर वैल्यू को माइनस करना है। मुझे लगा शायद माइनस करना तो इतना आसान है, वो आराम से इजीली हो जाएगा, इसलिए मैंने शायद नहीं किया, लेकिन आपको तो समझ नहीं आ रही शायद, कि आपने हर इसको आपने माइनस कर लेना है, माइनस करने के बाद सिंगल सिंगल वैल्यूज आ जाएंगी हर ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद आपने उसको सिर्फ ऐड कर लेना है। क्लियर? मैम, add भी इसी के साथ ही करना है 142.5 को, और माइनस भी इसी को करना है। नहीं नहीं, जी जी ओ, मैम। ये आपने इसका माइनस कर लिया ना, वो 142 जी में से 20 माइनस करने कितना आ जाएगा, ठीक है, जी जी मैम। माइनस कर लिया आपने। आपके पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास 20। कोई जवाब आ गया सिंगल, ठीक है, एक सिंगल वैल्यू आ गई यहाँ पर आपके पास, ये मैं हाँ माइनस कर जी। देती हूँ, आपको काफी कंफ्यूजन हो रही है, ये तो अब यहाँ पे टाइपिंग नहीं होगी। ये देखिए मैम ना, वैसे बता दें। ये देखिए जी 142 जी। मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं अब लेट करी हूँ, आपने इसको नहीं कहना कि यही वैल्यूज आएंगी, ठीक है। मैं 142 से 120 माइनस करी हूँ क्योंकि यहाँ तो पॉइंट्स में आएंगी ना वैल्यूज, क्योंकि फिर जब ऐड करेंगे वो पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर अभी कर रही हूँ क्योंकि यहाँ डाटा इवन नंबर्स में है ना, तो ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ रिलेट होकर खत्म हो जाएंगे। मैं फॉर एग्जाम्पल लेट करी यहाँ पर 140 से मैंने -120 किया, तो यहाँ मेरे पास आंसर आ जाता है 12, ठीक है, 20। 12 आ जाता है। उसके बाद यहाँ मैं इसको माइनस करूंगी तो मेरे पास जवाब आ गया 10। क्या आ गया है? 10। अब मैंने अपना 12 प्लस 10 करना है, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मेरा आंसर आया है और जो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरा आंसर आया है, उन दोनों को मैंने ऐड करना है। दोबारा से इस तरह कॉलम पूरा नहीं बनाना कि हर एक डिजिट के साथ आप उसको 142.5 को ऐड भी करेंगे, ऐसा नहीं करना है। अभी भी क्लियर नहीं हुआ? मैम नहीं हुआ, हम कर लेंगे, आप आगे बढ़ा दें। नहीं नहीं, आप, मैं क्लियर करके ही इसको खत्म करूंगी, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी, जाहिर बात है। मैं आपको किस तरह करूँगी, मैं सिंगल स्लाइड दोबारा ले लेती हूँ। मुझे तो नहीं हो रहा, बाकी बच्चों को शायद हो गया। नहीं, मैं 35 कैसे आया ये समझ नहीं आ रही नीचे। आपको नहीं हो रहा है, ये तो मैं एक काम करती पाया हूँ, ना मैं बेटे। ये आपको ना कल के लेक्चर में अगेन करवाऊंगी, ठीक है, आपसे भी इसके फॉर्मूला वगैरह को करेंगे, टाइम आउट होने वाला है मुझे लगता है मैम ये इसका, देखिए, वन दोबारा वो फोर्टी कनेक्ट टू नहीं में से होगी। अगर हम 120 भी माइनस करते हैं तो मैडम 22.5 आता है हमारे पास हाँ फर्स्ट ट्वेंटी जी, डिजिट। फाइव आता है फिर। हाँ। ठीक है ठीक ना, है, आ गया। 22.5। जी, अब 142 में से 125 हम निकालेंगे तो मेरे ख्याल में हमारा 17.5 आता है। हाँ जी, ऐसे ही आ गया ना। ऐसे ही तो आ गया। मैडम ये 35 से तो ज्यादा हो जाएगी अमाउंट, क्योंकि हर एक में हमारे बचेंगे, तो मीन हर एक में प्लस हमारा बचेंगे ज्यादा यहाँ, बनता है।
हाँ जी, तो बचेंगे, अब उसको ऐड करेंगे ना, ऐड करने के बाद वो आपको इतने ही आएगा, क्योंकि देखो तो यहाँ वो पे वैल्यू। 35 नहीं आएगा ना मैम, ज्यादा आ रहा है ना, ज्यादा। ठहरे, मैं बेशक वो करके दे देती हूँ आपको, कितना बनता है टोटल। पहले आप भी करें, मैं भी करती हूँ। किस तरह आ रहा है 35? सब भी करें, क्योंकि ये देखें, एक सबके पास कोई नोट्स वगैरह तो पड़े होंगे ना, आप सब करके देखें। मैं भी करके देखती हूँ, ठीक है, उसके बाद देखते हैं। असल में मैंने चेक नहीं किया इसको, मैंने डायरेक्ट ना इसको एग्जाम्पल यहाँ लिया है, तो मैंने इसको करके रख दिया, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं सारे के किस तरह आ रहा है। क्लियर? ठीक है मैम।